हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो भूगोल की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है, इसमें हमारा पहला चैप्टर एंड हो चुका है। आज हम देखेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, भारत की भूगर्भिक संरचना, या फिर आप कह सकते हैं भारत का भूगर्भिक इतिहास। तो देखिए, जो पहली वीडियोस थी वो थोड़ा सा लेंदी हो गई है, 1-1 घंटे की वीडियो बनी है, तो उन्हें देखने में थोड़ी दिक्कत भी रहती है बहुत से स्टूडेंट को। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए ऐसा है, आयोग का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है और आप लोगों ने डीप स्टडी करनी है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो बुक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो आपकी ऑथराइज्ड बुक्स हैं, जैसे महेश बर्णवाल जी की पूरा एनसीईआरटी का संग्रह है, और साथ ही साथ दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक आती है उससे मैं डेटा बना रहा हूँ। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं इस प्रकार की लैंग्वेज और पॉइंट यहाँ पर यूज़ करूँ जिससे कि आपको पूरी कनेक्टिविटी बनी रहे, और ऐसा ना लगे कि भैया आप केवल किसी के नोट्स या फिर किसी के फैक्ट रट रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि सारे के सारे पॉइंट सीक्वेंस वाइज और सही तरीके से अरेंज हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेटा मिल जाए ताकि बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर किसी के पास बुक नहीं है, कोई परचेज़ नहीं कर पा रहा है या किसी की पहुँच में नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी बुक की कमी ना लगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा लंबी वीडियोज़ बनाता हूँ। लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि हम डेटा सारा रखेंगे, लेकिन वीडियो जो है वो छोटे छोटे खंडों में दी जाएं, जिससे कि आप लोगों को वीडियो देखने में बोरिंग ना हो और आप लोग कम समय में ठीक ठाक नोट्स यहाँ से तैयार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं भूगर्भिक इतिहास। तो सबसे पहले समझते हैं कि भूगर्भिक इतिहास क्या होता है, यानी कि भूगर्भ क्या है। तो हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी को भू कहा जाता है, सब लोग जानते हैं। तो इस पृथ्वी के गर्भ में, इस पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे जो बाहर का पूरे के पूरे स्ट्रक्चर है इस अर्थ का, उसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो भूगर्भिक इतिहास जानने का मेन रीज़न क्या है, क्यों हम किसी भी देश का या फिर किसी भी स्थल खंड का भूगर्भिक इतिहास जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, किसी भी देश का या किसी भी स्थल खंड का कोई जगह आप देख सकते हैं, इसकी भूगर्भिक संरचना के बारे में जानकर या इसकी भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करके उस देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली विभिन्न जो चट्टानें हैं, इनकी प्रकृति और स्वरूप की जानकारी मिलती है। अब बात ये आती है कि भाई चट्टानों के बारे में जानकर हम क्या करेंगे, हमें क्यों चट्टानों के बारे में जानना चाहिए। तो ये भी आपने समझना पड़ेगा कि जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें केवल एक पहाड़ या फिर एक पत्थर नहीं है, बल्कि वो चट्टानें हमारे लिए कुछ स्रोत यहाँ पर जनरेट करती हैं। किन किन चीज़ों का, मेनली 2 चीज़ें आपको इन चट्टानों से प्राप्त होती हैं, और यही कारण है कि हम चट्टानों की जानकारी लेते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि यहाँ से आप लोगों को सबसे ज़रूरी चीज़ मृदा मिलती है। ठीक है, चट्टानें जब धीरे धीरे वायु की वजह से या लगातार बहुत ज़्यादा वर्षा की वजह से, टूटने फूटने की वजह से अपक्षयित होती हैं, उनका क्षरण होता है, अपरदन होता है, तो उससे जो छोटे सी संरचना बनती है छोटे छोटे कणों वाली, उसे कहा जाता है मृदा या मिट्टी। ठीक है, और इसमें जब जीवाश्म मिलता है तो मृदा जो है उपजाऊ हो जाती है। इसी उपजाऊ मृदा पर आप खेती करेंगे, वनस्पति उगेगी, जिससे आप भोजन प्राप्त करेंगे और जीवित रहेंगे। और आप ही नहीं, बल्कि इस अर्थ का प्रत्येक जीव जो कि किसी ना किसी रूप में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं भोजन के लिए, वो जीवित रहेंगे। इसलिए मृदा बहुत आवश्यक है। और हमें अगर ये नहीं पता कि उपजाऊ मृदा कौन सी है, कहाँ पे कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, तो हम लोग बहुत अच्छी खेती नहीं कर सकते, बहुत अच्छा अन्न उत्पादन नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, इन चट्टानों से, ऐसी चट्टानें जो कि आर्कियन युग की चट्टानें हैं, या आप कह सकते हैं कि ज्वालामुखी, लावा आदि से बनी हुई हैं, इन चट्टानों में आपको मिलते हैं खनिज तत्व। ठीक है, जैसे लौह खनिज होते हैं, इनमें से आपका सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसके साथ साथ ये धात्विक खनिज हैं, और अधात्विक खनिज जो हैं, जैसे कि आपके चूना पत्थर है, ठीक है, या फिर अन्य चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हमारे जीवन के लिए किसी ना किसी रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें सारे के सारे अयस्क खनिज और साथ साथ मृदा और अन्य चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। जैसे खनिज लवण हैं, हमारे भोजन में, जल में हमें खनिज लवण मिलते हैं, और वो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो वो भी इसी मृदा से या इन्हीं चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें चट्टानों का अध्ययन करना, चट्टानों की प्रकृति कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है, हमारे लिए कितनी लाभदायक हो सकती हैं, इन सब के बारे में जानना आवश्यक होता है। और यही कारण है कि हम किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो भूगर्भिक इतिहास क्यों जानना जरूरी है, ये आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। आप लोगों ने ये भी देख लिया कि भूगर्भिक संरचना जानकर ही हम क्या कर सकते हैं, उस
इस स्पेशल क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति और स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि चट्टानों का निर्माण होता कैसे है। जैसा कि अभी मैंने बताया, चट्टानों से दो चीज़ें हमें मेनली मिलती हैं, तो इनका निर्माण पर ही डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो चट्टानों का निर्माण मेनली दो चीज़ों से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला तो है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, जैसे आपका है ज्वालामुखी फट गया, ठीक है, उससे लावा बाहर आया, तो लावा बाहर आकर वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये ज्वालामुखी यहाँ से फटा, एक छोटा सा छिद्र, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपका लावा निकल गया। ठीक, जब तक ये पृथ्वी के गर्भ में है, अंदर है ये लावा, इसे मैग्मा कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही बाहर आ गया तो ये लावा बन गया। अब ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो यहाँ पे चट्टान बन जाएगी। तो जो अंदर पिघले हुए फॉर्म में चीज़ें हैं, इसमें आपका पत्थर है, मिट्टी है, जो भी है सब पिघला रहता है। साथ साथ मेन चीज़ें जो हैं वो हैं आपके खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, यानी कि धातु, जो धात्विक खनिज हैं वो सारी धातुएं यहाँ पर पिघली हुई फॉर्म में वो बाहर आएंगी, तो वही ठंडी होकर यहाँ पर जम जा रही हैं और चट्टान का रूप ले रही हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे खनिज तत्व मिलेंगे। ठीक है, मेनली आपको जो धात्विक खनिज हैं, जैसे लोहा है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, इसी आग्नेय चट्टान से मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं से चट्टानों का निर्माण होता है और ऐसी चट्टानें कहलाती हैं आग्नेय चट्टानें। सिंपल आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ज्वालामुखी फटा यानी कि आग निकली और आग से बनी आग्नेय चट्टान। इन्हीं आग्नेय चट्टानों का समय के साथ साथ, अब ऐसा नहीं है कि आज आग्नेय चट्टान बनी ज्वालामुखी फट के और 10 दिन बाद यहाँ पे आपको अपरदन देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा, लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों का जब अपरदन होता है और निक्षेपण होता है, अपरदन कहने का मतलब धीरे धीरे टूटेंगी, फूटेंगी, घिसेंगी। इसका कारण हो सकता है आपका तेज हवा, वर्षा, ठीक है, या फिर कोई अन्य टूट फूट, तो इस वजह से टूटेंगी और जो मलबा है वो इकट्ठा होता जाएगा। उस मलबे के इकट्ठे होने से ऐसे धीरे धीरे परतें बनेंगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और धीरे धीरे क्या होगा, ये एक चट्टान का रूप ले लेगा। तो ऐसी चट्टानें कहलाती हैं आपकी रूपांतरित चट्टानें, या इन्हीं को कहा जाता है कायांतरित चट्टानें। जैसे आपका संगमरमर है, वो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, जो आपकी कार्बोनेट चट्टानें होती हैं, जिनमें आपका कार्बन पाया जाता है, चूना पाया जाता है, उन्हीं से रूपांतरित होकर संगमरमर बन जाता है। और वो कितना आवश्यक है हमारे लिए आज के टाइम पे आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार चट्टानें बनेंगी, आंतरिक शक्तियों द्वारा, और इन जो आंतरिक शक्तियों द्वारा जो चट्टानें बनी, इनके अपरदन से। तो अपरदन से बनने वाली चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें, या इन्हीं को आप लोग कह सकते हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है, क्योंकि अवसाद यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार ये घिस रहा है, टूट रहा है, और इससे जो मलबा अवसाद निकल रहा है वो जमा होता जा रहा है, तो ये अवसादी चट्टानें भी कहलाएंगी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे देखें, तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में, तलछट का जमाव कहने का मतलब जो मैंने बताया, अपरदन और निक्षेपण से बनने वाला जो मलबा है, ठीक है, जो आप लोगों का निक्षेप है, उसी को कहा जाता है तलछट। तो तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे उर्वरा मृदा का निर्माण होता है, अभी हम बात कर चुके हैं। और प्राचीन रवेदार चट्टानें जो हैं, प्राचीन रवेदार चट्टानें कहने का मतलब आग्नेय शैल से है। ठीक है, तो प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मिट्टी अनुपजाऊ होती है। इसमें आपका सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें मिक्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो नहीं होती, परंतु इसमें धात्विक खनिजों जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज आदि की बहुलता होती है, जो कि हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास। अब हम देखते हैं कि कैसे हुआ भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास। जो आपका भारत अभी देख रहे हैं आप लोग, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ठीक है, जब शुरुआत में पृथ्वी बनी तब तो पूरे पृथ्वी पर जल था, यानी कि वहाँ समुद्र का विस्तार था, उसमें केवल एक ही स्थलखंड था, केवल एक ही भूमि थी। उसी के टूटने से धीरे धीरे पूरी की पूरी जो संरचना है, 7 महाद्वीप जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से जो भारत है वो कैसे बना, उसके भूगर्भिक इतिहास को देखें तो भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया, जो आपका एक टुकड़ा था, मैंने कहा अर्थ बनी, ठीक है, एक गर्म आग का गोला थी शुरुआत में, धीरे धीरे ठंडी हुई, यहाँ पर बरसात हुई, बरसात के कारण पानी जमा हुआ। अब ये कैसे हुआ, इसको हम आगे के चैप्टर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ठीक है पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ पे पूरा पानी जम गया और जो स्थलखंड पानी के बाहर था, जो स्थलखंड बच गया, उसी स्थलखंड को नाम दिया गया था पैंजिया। तो ये जो पैंजिया है, इस पैंजिया के 2 हिस्से थे मेनली। ठीक है, उत्तरी जो हिस्सा था उसे कहा जाता था आपका लॉरेसिया या अंगारा लैंड। ठीक है, हो सकता है कि उस टाइम पे जो पृथ्वी हो वो ज्वलित रूप में थी, एक आग का गोला थी, अंगार जैसी, इसलिए उसे अंगारा लैंड कह दिया गया हो। इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अंगारा लैंड या लॉरेसिया उसका ऊपरी हिस्सा था,
और उसी का जो दक्षिणी भाग था उसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसी से बनेगा, जो प्रायद्वीप है। ठीक, तो पैंजिया मेनली एक स्थल खंड था, इसके दो हिस्से थे, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड। तो इनका जब विभाजन होता है, इनके विभाजन से ही शुरू होती है भारतीय भूगर्भिक संरचना की शुरुआत। ठीक है, यहीं से आपका भारतीय भूगर्भिक संरचना बनना शुरू हो जाता है। तो आगे देख लेते हैं कैसे बनी। समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे इनका विभाजन हुआ और ये क्या करने लगे, विभाजित होंगे। तो मैंने बताया कि पृथ्वी में पूरा जल भरा हुआ था और ये केवल एक स्थल खंड था, तो इसका विभाजन होगा तो ये जल में ये संरचना क्या होंगी, तैरने लगेंगी और गति करने लगेंगी। ठीक है, तो ये गति करने लगी। अब समय के साथ गोंडवाना लैंड जो था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पहले भी बन चुका है कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग किससे बना हुआ है, किस संरचना से, तो गोंडवाना लैंड से। तो समय के साथ गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण ही भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ है। ठीक है, अगर ये उत्तर में प्रवाह नहीं करता और ऊपर जो आपकी यूरेशियन प्लेट थी उससे नहीं टकराता तो यहाँ पर भारतीय संरचना नहीं बनती। अब आप कहेंगे भैया ये तो आपका केवल प्रायद्वीपीय भारत की बात है, हिमालय कैसे बना, तो इसी प्रायद्वीपीय भाग के फोर्स के कारण, बल के कारण हिमालय बना है। अब हम उसे हिमालय की उत्पत्ति में नेक्स्ट चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। आप जान चुके हैं कि गोंडवाना लैंड से भारतीय भूगर्भिक संरचना मेनली बनी है। तो जो पैंजिया था, इसका जब विभाजन हुआ तो कौन कौन से और किस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न स्थल खंड बने, उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एक बार बना हुआ है, आगे भी बन सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप केवल जो अंगारा लैंड है इसमें याद रख सकते हैं, क्योंकि 4 ही चीज़ें इससे बनी हुई हैं, बाकी आपको पता चल जाएंगी। देखिए, अंगारा लैंड या जो उत्तरी हिस्सा था इसे लॉरेशिया कहा जाता था। ठीक है, इससे क्या क्या बने हैं, एशिया, यूरोप। ठीक है, एशिया और यूरोप बने हैं, साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, यानी कि ऊपर के जो भाग हैं वो बने हुए हैं। बाकी गोंडवाना लैंड, इससे आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण, प्रायद्वीपीय भारत। बाकी जितने बचे हुए हैं ये सब गोंडवाना लैंड से ही बने होंगे, आप ध्यान रख लेना। आपने क्या क्या याद रखना है, अंगारा लैंड जो उत्तर का था उससे बनेगा एक तो उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उसके ऊपर पे ग्रीनलैंड है। आप लोग मैप खोलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, भूगोल आप थ्योरी से नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको एटलस देखने में दिक्कत आती है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एटलस सामने खोलिए, मैं आपके सामने मैप की वजह, मैप के सहायता से पढ़ाता हूँ। आगे मैप डाले हुए मैंने इसमें भी, तो जब मैं मैप में कोई चीज़ डिनोट करूँगा तो आप लोग अपने मैप में उसे हाईलाइट करो, पेन से उस पर गोला कर लो, और जब नेक्स्ट टाइम आप देखते हैं तो केवल उन्हीं चीज़ों को देखें, आप थ्योरी नहीं पढ़ें, केवल उन चीज़ों को देखें, आपको पूरी की पूरी थ्योरी इतिहास के साथ याद आ जाएगी बहुत अच्छे से। तो आप लोगों को थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप केवल मैप देखने की आदत बनाएं, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप भूगोल को लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। जितना भी मैं पढ़ा लूँ, जितना भी एक्सप्लेन कर लूँ, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोग एटलस अपने साथ जरूर रखें, ये आवश्यक है। ठीक है, इसे टाला नहीं जा सकता है, तो ध्यान रखें। अंगारा लैंड से 4 चीज़ें बनी, यूरोप, एशिया देखिए वहाँ पे, उत्तरी अमेरिका, और उसके उत्तर में देखें, उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड। बाकी गोंडवाना लैंड से आपको प्रायद्वीपीय भारत याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब जो नीचे का ऐसे त्रिभुजाकार संरचना है। ठीक है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद की, और इसके साथ साथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर द्वीप जो है, ठीक है, ये बने हुए हैं गोंडवाना लैंड से। अब हम देख लेते हैं इसका मैप कि कैसे विभाजन यहाँ पे हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बहुत अच्छी ये संरचना है जो कि आपको पूरा एक्सप्लेन करेगी। आपने चीज़ों को बारीकी से यहाँ पे देखना है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जब आप इनके नोट्स तैयार कर रहे होंगे तो अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसा ही बना लें। बहुत अच्छी संरचना बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक गोला बनाओ, जैसे मैं इस वाले को बना रहा हूँ। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका लॉरेशिया, ये पूरा पैंजिया का खंड हो गया, और ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड, ये। ठीक है, बस इतना सा बनाएं। आप लोगों को यहाँ पर कलाकारी नहीं दिखानी है। ठीक है, आप लोगों ने एक चित्रकार नहीं बनना है, बल्कि केवल आपको समझ में आना चाहिए। इसको लॉरेशिया लिख दो, इसे आप पैंजिया लिख दो, ये पूरा का पूरा खंड पैंजिया ही था। ठीक है, और ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड। जब विभाजन शुरू हुआ तब की बात है, 225 मिलियन वर्ष पूर्व की। ठीक है, तो इसी प्रकार आप संरचना बनाएं ताकि जब आप अगली बार देखें तो आपको अच्छे से याद रहे, एक इमेज बन जाए आपके दिमाग में। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये लॉरेशिया है, ये पूरा का पूरा भाग पैंजिया, और इसी का दक्षिणी हिस्सा है गोंडवाना लैंड। लेकिन इसमें आपको एक छोटा सा खंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का, ही समोसे जैसे आकार का। ठीक है, यही है आपका प्रायद्वीपीय भारत, और ये कहाँ पर है अभी आपका, इस पैंजिया के साथ जुड़ा हुआ है 225 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, धीरे धीरे समय बीता, तो मैंने जैसा कि बताया, चट्टानों के निर्माण में कोई भी संरचना बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, 10 दिन, 15 दिन या 1 साल 2 साल की बात नहीं है। ठीक है, तो 135 मिलियन वर्ष पूर्व आए, फिर देखिए कितना ज़्यादा साल बीत गए। तो 135 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ है, यहाँ पे जो
लॉरेशिया है ये थोड़ा ऊपर की ओर मूव कर गया, ऊपर की ओर गति कर गया, खिसक गया, ठीक है। और गोंडवाना लैंड जो है ये थोड़ा दक्षिण में आ गया, ठीक। और इससे जो बीच का खंड था ये पैंजिया अलग हो गया। अब यहाँ पर हमने इन संरचनाओं से कुछ नहीं करना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि 135 मिलियन वर्ष पूर्व विभाजन थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये हमने देखना है, मेनली इस पर नज़र रखनी है। ये क्या है, ये भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो इसने देखिए यहाँ पे एरो बनाया हुआ है, ये उत्तर की ओर मूवमेंट कर रहा है। कहाँ जाएगा ये, यानी कि ऐसे करके उत्तर पूर्व की ओर गति कर रहा है। तो जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा खाली स्थान, ऊपर का पूरा वो लॉरेशिया वाला भाग है, लेकिन ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है यहीं पे आपकी यूरेशियन प्लेट रहती है, और ये जो हिस्सा है यहाँ से गति करते हुए इसी में फिट हो जाता है, जिससे आपका प्रायद्वीपीय भारत बनेगा। और इसके फिट होने से जो ऊपर की ओर बल लगेगा, ये प्लेट स्थिर है, ये प्लेट नीचे से ऊपर की ओर बल लगा रही है, तो यहाँ पे कुछ संरचनाएं ऐसे ऊपर उठती हैं जिससे आपका हिमालय पर्वत का निर्माण होगा, ठीक है। इसीलिए माना जाता है कि ये जो खंड है भारत का प्रायद्वीपीय खंड, ये सबसे ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ज़्यादा प्राचीन। और जो ये हिमालय है ये भारत की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीन संरचना है, ठीक है, इसीलिए इसे माना जाता है। आगे देखते हैं, लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ है। अब ये और ज़्यादा स्पष्ट आकृतियां बन के आ रही हैं। देखो, उत्तरी अमेरिका यहाँ पे दिखने लगा है, यूरोप और एशिया का हिस्सा यहाँ पे सामने दिखने लगा है, ठीक है। और साथ ही साथ अफ्रीका अलग हो गया, यहाँ से दक्षिण अमेरिका अलग हो गया है, ये अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, और भारत जो है गति करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। अब इसका जो डेस्टिनेशन है, इसका डेस्टिनेशन कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ये, तो ये यहाँ पे पहुँचने ही वाला है। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। इसके बाद अगर हम वर्तमान स्थिति देखते हैं, तो वर्तमान में आप देख लीजिए, ये दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये यहाँ पे ग्रीनलैंड आ गया, ठीक है। ये आपका यूरोप और एशिया है, इसे हम यूरेशिया कहते हैं। इसमें इतना वाला हिस्सा जो है ये यूरोप है, और बाकी ये पूरा का पूरा एशिया वाला हिस्सा है। इसी एशिया के दक्षिण वाले भाग में अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये भारत का जो खंड था प्रायद्वीपीय खंड, वो इससे अब जुड़ चुका है, ठीक है। उत्तर में इसने गति की, यहाँ से शुरुआत हुई उत्तर की ओर गति करने की, फिर इसके बाद यहाँ देखें आप लोग, ये एक खंड बन चुका है, यहाँ से यहाँ को गति कर रहा है, फिर ये यहाँ पहुँचने वाला है इस खंड के पास, और फाइनली यहाँ पे क्या है, ये भारत इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, जुड़ चुका है, और वर्तमान स्वरूप इसने ले लिया है। और इसके साथ हमारे 7 महाद्वीप बन गए, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, जैसे अफ्रीका है, यूरोप है और एशिया है, ठीक है। तो ये सारे खंड यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये आपका रहा काल विभाजन, कि कैसे समय के साथ साथ धीरे धीरे जो आपका एक खंड था मेनली पेंजिया, और इससे 2 टुकड़े बने, एक ऊपर का हिस्सा इसका लॉरेशिया कहलाता था, दक्षिण का गोंडवाना, और इस दक्षिण के गोंडवाना का एक समोसे जैसा जो हिस्सा था, यही आपका गति करता हुआ उत्तर की ओर गया, और लास्ट में इसने भारत का रूप लिया, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, ये सिंपल सा पॉइंट है, भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं भैया, ठीक है। आपका सिंपल सा पॉइंट है, याद रखना है कि भारत की भूगर्भिक संरचना में केवल प्राचीन संरचना ही नहीं है, बल्कि प्राचीनतम और नवीनतम दोनों संरचना है। प्राचीनतम में कौन कौन सी हैं, जो प्री कैम्ब्रियन आर्कियन युग की संरचना है। अब ये युग क्या होते हैं हम इन्हें आगे जरूर एक्सप्लेन करेंगे, इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन युग है, आर्कियन कहने का मतलब होगा जब आग्नेय चट्टानें बन रही थी, यानी कि पृथ्वी से ज्वालामुखी फट रहे हैं और उस ज्वालामुखी या लावा से आपकी चट्टानें निर्मित हो रही हैं, उसी को आर्कियन युग कहा गया है। तो आर्कियन युग की जो संरचना है, जैसे अभी वर्तमान में उनके जो अवशेष बचे हैं अरावली के रूप में, छोटा नागपुर पठार के रूप में, या विंध्याचल श्रेणी के रूप में, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। हर चीज़ इनके बारे में एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ेंगे। तो ये जो है आर्कियन युग की संरचना है। इसके साथ साथ यहाँ पर नवीनतम संरचना है, जैसा कि मैंने बताया टर्शियरी युगीन हिमालय पर्वत पाया जा रहा है, ठीक है। तो भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों ही प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है। प्राचीनतम चट्टानों में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, प्री कैम्ब्रियन आर्कियन युग की संरचना है, जैसे अरावली, छोटा नागपुर और विंध्य श्रेणी, जबकि नवीनतम होगा आपका हिमालय पर्वत, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। तो भारत में जो चट्टानें हैं, हमने भूगर्भिक संरचना इसकी पढ़ ली, कैसे बनी, क्या बना, फिर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उसके आधार पर इन चट्टानों का वर्गीकरण किया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था इससे पहले तक, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें, अभी हाल ही के किसी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया था कि सिल्यूरियन जो चट्टानें हैं, सिल्यूरियन, ये किन संरचनाओं का भाग हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ से अगर एक क्वेश्चन बन चुका है तो आगे भी बनने की संभावना है, इसलिए आपने इसको भी ध्यान में रखना है। थोड़ा सा कठिन होगा, आप लोग एक बार लिख लेना, लिखने के बाद आप लोग उसे कहीं पर चिपका लो जहाँ बैठते हैं, रोज़ देखेंगे, गारंटेड याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण में देखते हैं, पहला है आपका, कुछ यहाँ पे कालखंड बने हैं, आद्य महाकल्प। आद्य कहने का मतलब होता है सबसे प्राचीन, जब पृथ्वी केवल आग का गोला है, ठीक है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, पर्वत और ठंडे होकर पर्वत बन रहे हैं, तो आद्य महाकल्प अथवा
आर्कियन जो चट्टान है उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आर्कियन चट्टानें क्या होती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ। इसके बाद आता है देखिए दूसरा जो युग आता है वो है तुम्हारा पुराण महाकल्प की चट्टानें, ठीक है। पुराण महाकल्प, तो इसमें जो चट्टानें आती हैं वो आती हैं आपकी कुडप्पा क्रम, विंध्य क्रम, हिमाचल क्रम और दिल्ली क्रम, ठीक है। शायद मिसप्रिंट हो गया या आगे नीचे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये 4 क्रम की चट्टानें इसमें मिलती हैं आपको पुराण महाकल्प में। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें किस युग से संबंधित हैं या धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस युग से संबंधित हैं, तो आर्कियन चट्टानों से या आद्य महाकल्प से संबंधित हैं। ऐसे ही आपका जो विंध्य क्रम है ये किस युग की चट्टान है, ये पुराण महाकल्प की चट्टान है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नोट किया हुआ है देखिए दिल्ली क्रम। तो इसमें 4 आते हैं आपके, कौन कौन से, कुडप्पा क्रम जो आपका पुराण महाकल्प है, पुराण, ठीक है। पुराण मतलब सबसे पुराना नहीं समझना है, ये सेकंड युग था। इसमें कुडप्पा, विंध्य, हिमाचल क्रम और दिल्ली क्रम आते हैं। इनका सीक्वेंस याद रखने की ट्रिक भी मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगा। तीसरा है द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो द्रविडियन महाकल्प से ही ये क्वेश्चन निकल के आया था, सिल्यूरियन वाला। सिल्यूरियन जो चट्टानें हैं वो किस क्रम से संबंधित हैं या किस कल्प से संबंधित हैं, तो उसका आंसर था द्रविडियन, जबकि बहुत से स्टूडेंट इसको आर्कियन करके आए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस द्रविडियन में कौन कौन से आते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी की हैं, कैम्ब्रियन है, आर्डोविसियन है, सिल्यूरियन है, डिवोनियन है और कार्बोनीफेरस है, ठीक है। कार्बोनीफेरस वो युग था जब यहाँ पर कार्बनिक मटेरियल से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्टेंस में आ गई थी, यानी कि जीव यहाँ पे बन गए थे, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। और इन्हीं के जो अलग अलग भाग आते हैं, इन्हीं में से एक भाग आएगा आपका जुरैसिक युग, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी। तो इसमें आपके डायनासोर, डोडो, ये सारी चीज़ें देखने को आ गई थी, ठीक। तो द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें हैं कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनीफेरस। इसको आप लोग जैसे भी हो सकता है याद करें, नहीं होगा तो बता देना, मैं ट्रिक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चौथा युग आता है आर्य महाकल्प, ठीक है। आर्य महाकल्प की चट्टानें, इसके अंदर कौन कौन से सम्मिलित हैं, पहला आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इससे रिलेटेड हम खनिज वाले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इन चट्टानों से हमें क्या मिलता है, कितनी मात्रा में मिलता है, ठीक है, उसका क्या यूज है, सारी चीज़ें। अगला है ऊपरी कार्बोनीफेरस युग, ठीक। उससे बाद है ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस और साथ साथ दक्कन ट्रैप। तो यहाँ से संभावना है क्वेश्चन बनने की कि जो दक्कन ट्रैप है ये आपका किस कल्प की चट्टान के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना आर्य महाकल्प की चट्टान है दक्कन ट्रैप, ठीक है। इसमें आप लोगों ने ये पुराण महाकल्प या फिर आर्कियन क्रम की चट्टान है इसके अंदर नहीं जाना है। तो दक्कन ट्रैप जो है आपका आर्य महाकल्प की चट्टानों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पे गोंडवाना भी आता है। गोंडवाना लैंड जो था उससे ही भारत बना और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में अभी भी पाई जाती हैं। तो ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे चलते हैं, तृतीयक जीवकल्प अर्थात टर्शियरी क्रम, ठीक है। टर्शियरी क्रम के अंदर जो चट्टानें आती हैं, इस क्रम में आपका मेनली आप ध्यान रखेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण शुरू हुआ था। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जैसे आपका इयोसीन है, इसमें माना जाता है कि जो आपका बाह्य हिमालय है, सॉरी जो आपका महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय, ठीक है, जिसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, उसका निर्माण शुरू हो गया था। तो महान हिमालय का निर्माण इयोसीन से शुरू होता है और ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन तक चलता रहता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, जो प्लायोसीन है अंतिम युग इसका, उसे शिवालिक क्रम कहा जाता है। तो इसमें बना आपका बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक की चट्टान है, शिवालिक चट्टान यहाँ पे बनी हुई, ठीक है। तो हिमालय का निर्माण किस क्रम से संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे टर्शियरी क्रम की चट्टानों के निर्माण से संबंधित है, ठीक है। और इसके कौन कौन से खंड हैं, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, इयो मापा, ठीक है, इयो मापा। इसे ईजा हो गया, आप लोग मम्मी को ईजा बोलते हैं घर में, तो इसी से याद रखना ईजा की जगह इयो, ठीक है। इयो मापा यानी कि मम्मी और पापा, ठीक है। बहुत सारे लोग आजकल बाइक में लिखाए रहते हैं ना ऐसे, ये कुछ नया ट्रेंड चल गया है, ये मापा इस तरीके से। तो इयो मापा, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन या शिवालिक क्रम, ठीक है। आगे चलते हैं, चतुर्थ जीवकल्प की चट्टानें यानी कि इन्हें कहा जाता है क्वाटनरी क्रम, ठीक है। क्वाटनरी यानी चौथा क्रम। इस क्रम में आपका जो आधुनिक चट्टान है, आधुनिक क्रम जो दिखाया जाता है हमें, आधुनिक रूप चाहे हिमालय पर्वत का हो या अन्य चट्टानों का, वो इसी क्रम का आप एक तरीके से रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें आपका 2 ही युग आते हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है। होलोसीन युग की चट्टानों को ही आपका आधुनिक क्रम की चट्टानें कहा जाता है। तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन, जैसे प्लीस्टोसीन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भाबर तराई वाला क्षेत्र है ना, जो महीन मिट्टी वाला, तो भाबर वाला मेनली भाबर तराई का जो भाग है शिवालिक क्रम के दक्षिण में, यानी कि जो मैदान वाला क्षेत्र बना है, मैदान बनने से थोड़े से पहले का जो समय है वही आता है आपका प्लीस्टोसीन में। बाकी होलोसीन में हम पढ़ेंगे कि मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो ये चट्टानों का, भारतीय जो चट्टान है उनका वर्गीकरण है। इनमें सारी की सारी जो ये मैंने पॉइंट बताए हैं,
टाइप बताएं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से कोई भी एक चट्टान उठा के आपके सामने रखी जा सकती है, तो आप लोग तैयार रहें, इसका चार्ट बना लें। आगे बात करते हैं कि जो हमने उपयुक्त चीज़ें देखी, ठीक है, ऊपर जो भी चीज़ें देखी हैं, गोंडवाना क्रम से कैसे भारतीय भूखंड का निर्माण हुआ, यहाँ पे चट्टानें कैसे बनी, चट्टानों का निर्माण किन रूपों में होता है और किस किस प्रकार की यहाँ चट्टानें पाई जा रही हैं, इन भूतत्वीय विशेषताओं के कारण ही भारत के 3 वृहद भाग किए गए हैं। अर्थात हमने भारत की भूगर्भिक संरचना को या भारत की जो स्थलाकृति है, मैं सीधे यहाँ पे शब्द का यूज करना चाहूँगा स्थलाकृति, क्योंकि अभी तक हम भूगर्भीय संरचना देख रहे थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि भैया हम ये पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है उसे देख नहीं सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने जो पता किया कि पृथ्वी के केंद्र में लावा प्रेजेंट है, जो मैग्मा है वो प्रेजेंट है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है सारी चट्टानें, और आप ये सोचते हैं कि हमने अंदर जाकर या फिर अंदर कोई मशीन भेज के देखा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर जाना संभव नहीं है। लेकिन हमने कुछ तरंगों के माध्यम से, जैसे भूकंपीय तरंग होती हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे विश्व भूगोल में, तो वहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे चट्टानों का जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है, उनकी गति के आधार पर। तो हमने भूगर्भिक संरचना देख ली, एक जनरल आइडिया। अब हम बात कर रहे हैं बाहर जो हमें दिखाई देती हैं चीज़ें, ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत हमें दिख रहा है, हमें समुद्र दिखाई दे रहा है, हमें मैदान दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें कहा गया है आपका स्थलाकृति। इसलिए मैं इसके लिए शब्द यूज करूंगा अब स्थलाकृति, भूगर्भिक हम संरचना यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो भारतीय जो स्थलाकृति है, इसकी भूतत्वीय विशेषताओं के कारण इस स्थलाकृति के मेनली 3 बड़े भाग किए गए हैं, 3 वृहद भाग हैं, जिनके आधार पर हम भारत की स्थलाकृति को अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से भाग हैं मैंने सब एक साथ लिख दिए हैं, पहले हम उनके नाम देख लेते हैं। पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार मैंने बताया जो ये वाला हिस्सा है दक्षिण का, जो भारत का, जो कि गोंडवाना लैंड से टूट के धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर गति करता हुआ आया, और यूरेशियन प्लेट जो ऊपर पे थी, ठीक है, कुछ इस तरीके का भाग था यूरेशियन प्लेट का, तो इस गैप में फिट हो गया। इसी को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय पठार। तो इस प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कैसा इसका विस्तार है, और यहाँ पे जो चट्टानें हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है, क्या उनके रूप हैं, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। दूसरा भाग आएगा फिर, जैसे ये जुड़ा, ये मैं यहाँ पे यूरेशियन प्लेट बना देता हूँ, और यहाँ से आया आपका भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो वाला, ठीक है, ये आया प्रायद्वीपीय भाग। अब हमने प्रायद्वीपीय भाग में जो जो चट्टानें हैं सारी हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। इसके बाद जब ये यहाँ पर टकराया, तो यहाँ जो आपका पहले से समुद्र था और उससे जो मवाद या अवसाद जमा हो रहा था, और यहाँ से भी जो अवसाद जमा हुआ उसमें जोर पड़ा, ठीक है, इसने ऊपर की ओर बल लगाया, ये अपनी जगह स्थिर थी, तो इससे जो यहाँ पे अवसाद जमा हुआ वो ऊपर उठा ऐसे धीरे धीरे, ठीक है, इससे हिमालय पर्वत बना। तो हिमालय पर्वत के जो दक्षिण का भाग है, अब हिमालय पर्वत पे बारिश होगी भैया लगातार, तो यहाँ से भी तो आपका इसका क्षरण होगा, मिट्टी पानी बहेगा, और वो बह के कहाँ आएगा, नीचे जमा होगा, जहाँ पे इसको एरिया मिलेगा। यहाँ लगातार जमा होते रहने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया। तो कुछ इसी तरीके की इसकी 3 संरचनाएं आएंगी। पहले हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे इसके अंदर, फिर दूसरी पढ़ेंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला, यानी कि ये वाला हिस्सा, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है जहाँ पे आपका यहाँ के अवसाद या यहाँ के अवसाद जमा होने से मैदान बने, उसे कहा जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि पूरब से पश्चिम में पूरा फैला हुआ है। तो इन 3 संरचनाओं का हम इसमें मेनली अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम पूरे भारत की स्थलाकृति को जान सकें, ठीक है। अब पहली हेडिंग आप लोग डाल लेंगे दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है। तो हम इसको यहाँ पे देखने वाले हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या मेन पॉइंट हैं, और इसके कितने भाग हम करके यहाँ पे चट्टानों का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं, फिर बाकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। यहाँ पे मैंने एक मैप डाला हुआ है, बहुत ही बेहतरीन सा दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देखें कि क्या भारत की जो भौगोलिक स्थिति है या स्थलाकृतियाँ हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए बहुत बेहतरीन ये मैप बनाया हुआ है। ये जो आपको बीच का पीला पीला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ, ये पूरा जो भाग है ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। इसमें देखें आप लोग, यहाँ पे मैंने ऐसा बनाया हुआ है लाइन, ये जो रेंज है अरावली है, जो कि अभी हमने बात की थी भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम संरचनाओं में अरावली को रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अरावली पर्वत का विस्तार है, जो कि राजस्थान से लेके दिल्ली कटक तक जाती है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी बहुत सारी श्रेणियाँ आती हैं, और ये कहाँ तक जाती हैं, यहाँ तक
विस्तारित हैं, जहाँ पे आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ आती हैं। इससे थोड़ा नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे आपका छोटा नागपुर का पठार वाला हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर चले जाएंगे आप लोग, दक्कन का पठार दिखाई देगा, जिसमें आपका कर्नाटक का पठार, धारवाड़ का पठार, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहेंगे तो विंध्य क्रम की श्रेणियाँ, तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का जो मेन हिस्सा है वो हो गया। इसके बाद जो इसके पश्चिम में आपको ग्रीन हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है आपका पश्चिमी घाट के मैदान। यहाँ पे जो ग्रीन हिस्सा दिखाई देगा पूर्वी घाट के मैदान। इसी के साथ अगर आप इससे ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे आप ब्राउन वाला स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये पूरा, ठीक है। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ कोई फैला हुआ है, यहाँ कोई फैला हुआ है, और यहाँ से पीछे की ओर भी ऐसे नीचे को यह गया हुआ है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये है आपका उत्तर की विशाल पर्वतमाला, यानी कि सिंपल हम कहें हिमालय पर्वत, ठीक है। अब देखिए हिमालय पर्वत जो है, मैंने आपसे इससे पहली वीडियो में बताया था, जब हम 7 बहनों का देश पढ़ रहे थे यहाँ पर, तो मैंने बताया कि यहाँ पे जो अराकान योमा श्रेणी है या फिर आपकी पटकाई बुम श्रेणी है, ये श्रेणियाँ हिमालय पर्वत का ही दक्षिणी विस्तार है। तो ये कैसे संभव हुआ ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखें, आप लोग समझें कि ये जो दक्षिण का भूखंड आया, ठीक है, मैंने इससे पहले आपको बताया, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में बता देता हूँ। ये जो दक्षिण का आपका समोसे सा हिस्सा आया, ऊपर की जो यूरेशियन प्लेट थी स्थिर थी, तो इसने क्या किया, इस प्लेट पर बल लगाया लगातार, तो इससे ये थोड़ा सा अंदर की ओर धंसी, लेकिन अपनी जगह स्थिर है। तो जो हिमालय पर्वत बना उस पर लगातार यहाँ से फोर्स लग रहा था, और ऊपर की जो प्लेट है वो अपनी जगह स्थिर थी, तो इससे यहाँ का जो खंड था वो तो ऊपर उठ गया दबाव के कारण। जब आप दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा दबाव लगा रहे हैं तो ऊपर उठेगा, लेकिन जो यहाँ पे कोने वाले हिस्से थे, इसके कोने यहाँ पे टकराए, ये वाला कोना यहाँ पे, ये कोने तो अंदर धंसे, लेकिन इसके बाद का जो एरिया था वो इसके अंदर की ओर गति के कारण नीचे की ओर ऐसे मुड़ गया, ठीक है। जब आप किसी सीधी ऐसी कोई स्टिक लें, ठीक है, कोई प्लास्टिक की, उसमें यहाँ से बीच से बल लगाएं तो अपने आप नीचे की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है, बैंड हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये भी बैंड हो गया, और यहाँ से बैंड हुआ तो इससे उत्तर पूर्वी भारत की जो श्रेणियाँ बनी वो डेवलप हुई हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से जो बैंड हुआ इससे सुलेमान पर्वत श्रेणी है, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है जो कि आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये वाली श्रेणियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन दक्षिण की ओर इनका विकास लगातार होता गया, और यही हिस्सा आपको समुद्र में पूरा डूब जाता है, और समुद्र में इसके जो ऊपरी हिस्से हैं वो लक्षद्वीप के रूप में यहाँ दिखाई देंगे, और अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में यहाँ दिखाई देंगे। यानी कि आप ये मान के चलें कि लक्षद्वीप जो है वो केवल स्थलखंड नहीं बल्कि इसी हिमालय पर्वत का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। इसकी चोटियां हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। ऐसे यहाँ पे भी जो अंडमान निकोबार है ये हिमालय पर्वत की ही चोटियां हैं, उसके ही हिस्से हैं जो पूरा समुद्र के अंदर है, लेकिन कुछ ऊपरी हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से देख रहे थे मैप क्या है, यहाँ पे हिमालय रेंज है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो ग्रीन वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक विस्तारित, यहाँ से यहाँ तक विस्तारित, यही पूरा है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसी का छोटा सा हिस्सा यहाँ भी है, देखिए, पश्चिमी घाट का मैदान, पूर्वी घाट का मैदान, और बाकी जो बीच का हिस्सा ये वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो ये 3 संरचनाएं हमने यहाँ पे अध्ययन करनी है मेनली, ठीक है। आप लोग मैप से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बाकी आप चाहें तो इस मैप का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि आप लोग जब पढ़ रहे होंगे या फिर मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तब इस मैप को देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, यह जो गोंडवाना लैंड है, इसी गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीपीय पठार। तो जो हम प्रायद्वीपीय पठार अब डिस्कस कर रहे हैं, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है, पहले हमने बात कर ली है, और ये विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया, यानी कि ये भाग जब बना समुद्र था पूरा, ठीक है, केवल ये स्थलखंड समुद्र से ऊपर था, टूटा, गति की, आगे की ओर गया और भारत का इसने निर्माण किया, तो तब से लेकर अब तक कभी भी समुद्र में पूर्ण रूप से नहीं डूबा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। जब आपके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाएगा तो वहाँ से डाल सकता है कि यह भाग जो है आपका कभी भी समुद्र में नहीं डूबा, या केवल एक बार समुद्र में डूबा हुआ है, इस तरीके की बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये हम बात कर चुके हैं भैया, आग्नेय चट्टानों से ही बना होगा स्थलखंड जो कि समुद्र के ऊपर तैर रहा था, ठीक है, जो अब अपने मूल रूप में नहीं है बल्कि नीस और शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुका है। रूपांतरण कैसे होता है हम बात कर चुके हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है, इसको समझने के लिए हम इनकी चट्टानों को निम्नलिखित क्रम में बांट सकते हैं, ठीक। तो कौन कौन से क्रम है इनको देख लेते हैं, और इन्हीं के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका आर्कियन क्रम की चट्टान है, दूसरा आता है धारवाड़, फिर आता है कुड़प्पा, फिर आता है विंध्य क्रम की चट्टानें, फिर आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और इसके बाद आएगा दक्कन ट्रैप। ये मेन चट्टानों के क्रम है। इसके बाद आपका हिमालय का विकास आता है, तो इसमें हम टर्शियरी क्रम और क्वाटनरी क्रम की चट्टानों को देखेंगे, और इन चट्टानों के अंदर कौन कौन सी टाइप की चट्टानें हैं और उन्हें क्या नाम दिया गया है
इस चार्ट को हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। वो जो चट्टानों का मैंने वर्गीकरण कराया था, तो ये सारी चीज़ें हमने अगली वीडियोज में डिस्कस करनी है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। बाकी अगली वीडियो में हम लोग इनको कैसे याद रखना है, इनका सीक्वेंस हम किस ट्रिक से याद कर सकते हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए महत्व की हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।